ये क्लास स्पेसिफ़िकली उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है जो कि इकोनॉमिक्स की फ़ील्ड में नए हैं या फिर जिनको इकोनॉमिक्स टफ़ लगता है। इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले मेंटली प्रिपेयर होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वार्म अप ज़रूरी है। अगर आप इकोनॉमिक्स को बगैर मेंटल प्रिपरेशन के स्टार्ट कर लोगे तो आपको मेंटल स्ट्रेस फेस करना पड़ सकता है और ऑब्वियस सी बात है कि आपको इकोनॉमिक्स जो है वो टफ़ लगेगा। तो हम इस क्लास में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे इकोनॉमिक्स का। जैसे ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करने से पहले हमें पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे लिए डिफरेंट पार्ट्स को एनालाइज करना, उनके डिफरेंट पार्ट्स के नेम्स रिकॉल करना इजी हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में ही पता नहीं है तो इट्स टू मच डिफ़िकल्ट। इसी तरह से जब तक हमें इकोनॉमिक्स का एक स्ट्रक्चर नहीं बिल्ड हो जाता माइंड में, तब तक हमारे लिए इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि हम ये चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं, इसका मोटिव क्या है। जस्ट चीज़ों को बाय हार्ट करने का नाम कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं है। इसीलिए इकोनॉमिक्स में बहुत सारे बच्चे वीक इसीलिए हैं क्योंकि वो कंसेप्ट बिल्ड नहीं करते, जस्ट चीज़ों को बाय हार्ट करते। तो ये क्लास इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हमने इसमें चीज़ों को इन डेप्थ नहीं पढ़ा है, बल्कि ऊपर से डिस्कस किया है कि ये चीज़ है क्या, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो इन कमिंग क्लासेस में आप क्या करोगे, उसको इन डेप्थ में भी पढ़ लोगे। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने का यूज़ तभी होगा जबकि आप उतना ही पढ़ोगे जितना इस वीडियो में बताया जाएगा, और उतना ही नोट डाउन करोगे जब आपको वो चीज़ पर्टिकुलरली उस हिसाब से क्लियर हो जाएगी कि आप बता सको कि इकोनॉमिक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा और उसकी एग्जांपल्स क्या थी, वो कंसेप्ट क्या था। इतना जब आपको पता चल जाएगा, तब जब आप टेक्स्ट बुक को रीड करोगे तो आपके लिए रीड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड वाई शुड वी केयर अबाउट इट? Economics is the proper management of scarce resources in order to generate maximum satisfaction. जो हमारा बेसिक इशू है कि इकोनॉमिक्स जो है उसका काम क्या है, वो यूज़ कहाँ पे होता है। तो इकोनॉमिक्स का काम ये है कि हम रिसोर्सेज को, जो कि रिसोर्सेज कम हैं, स्केयर हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाए ताकि हमारे पास मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाए। देखो, हम इकोनॉमिक्स को वहीं पे लेते हैं जहाँ पे हमारे पास रिसोर्स क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का काम ही यही है कि जो कम रिसोर्स हैं उनको कैसे यूज़ किया जाए ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। अगर आप एयर की बात करोगे, अगर आप सनलाइट की बात करोगे तो ये अनलिमिटेड है, इसमें इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज़ रिलेटेड टू स्केयर रिसोर्सेज ओनली। You can utilize your time in watching movies, playing games or talking with your friends, but you are watching this video. It means that you are using your scarce resource that is time properly. मतलब ये कह रहे हैं कि आप जो क्या कर सकते हो कि टीवी देख सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर सकते हो। ये वक्त जो आपके पास है इसको आप उधर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इसको अच्छे से यूज़ कर रहे हो, इसका बेहतरीन यूज़ कर रहे हो। आप ये वीडियो देख रहे हो जो कि आपको इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट बिल्डिंग में हेल्पफुल होगी, इन फ्यूचर आपके काम आएगी, तो इट मीन्स कि आप इसका अच्छे से यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और टाइम इज़ प्रीशियस देन मनी। इफ़ मनी इज़ अ रिसोर्स देन टाइम इज़ प्रीशियस देन मनी। टाइम इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। In the same way, we have scarce resources and unlimited wants. To satisfy our wants with limited resources, economics is essential. देखो, ये क्या कह रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो खाली कम नहीं हैं, बल्कि हमारी वांट्स भी जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। रिसोर्सेज कम हैं, ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बजाय एक और प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो वांट है वो अनलिमिटेड है। इसीलिए जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कैसे हैंडल करें इन सब प्रॉब्लम्स को। सो वी कैन से दैट द इकोनॉमिक्स इज़ द चाइल्ड ऑफ स्कार्सिटी। इकोनॉमिक्स किसका चाइल्ड है? स्कार्सिटी का। अगर स्कार्सिटी होगी तो इकोनॉमिक्स होगा, अगर स्कार्सिटी नहीं होगी इट मीन्स वहाँ पे इकोनॉमिक्स का कोई भी यूज़ नहीं है। अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। In last 250 years, everything changed with the advancement of technology. Living standard improved. But the matter to think is that why did not take place before? Genius minds are present in every society, but it was only 18th century when industrial revolution took place in England and then
इट राइजेस कंटिन्यूसली एंड रिजल्टेड इन इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो इस पैराग्राफ में ये क्या कह रहा है कि इन लास्ट 250 ईयर्स में जितनी ग्रोथ हुई है, जितनी डेवलपमेंट हुई है, वो हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी ग्रो कर रही है। ठीक है, लास्ट 250 ईयर्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी ग्रो की है। इन लास्ट 250 ईयर्स में हमारी टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है और टेक्नोलॉजी की ग्रोथ की वजह से हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। और लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है, साथ साथ में कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है, तो हमारी इकोनॉमिक भी ग्रोथ कर रही है। क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है और इकोनॉमिक की ग्रोथ हो रही है। ये लास्ट 250 ईयर्स में हो रहा है। तो ये कह रहा है कि सोचने की बात ये है कि ऐसा पहले क्यों नहीं हो गया। मतलब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो 18th सेंचुरी में ही क्यों हुई इंग्लैंड में, वो पहले क्यों नहीं हुई? जबकि जो जीनियस माइंड्स हैं वो हर तरह की सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में भी एग्जिस्ट करते थे, फिर ऐसा पहली सोसाइटीज़ में क्यों नहीं हुआ? तो उसके लिए हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ। पहला है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स आज़ादी, जहाँ पे लोगों को एक्टिव रोल मिलता है सोसाइटी में अपने राइट्स को हासिल करने का, अपनी जो गवर्नमेंट के टुवार्ड्स उनके राइट्स हैं उनको हासिल करने का। तो ये कह रहा है डेमोक्रेसी में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी, न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी की क्रिएशन हुई। अब जो सपोर्ट था वो मर्केंटलिस्ट को और मैन्युफैक्चरर को दिया जाने लगा, नोबिलिटी के अगेंस्ट। लेकिन पहले क्या होता था कि नोबिलिटी को सपोर्ट किया जाता था, इन दोनों को सपोर्ट नहीं किया जाता था, बल्कि इनको सोसाइटी में कोई भी राइट नहीं दिया जाता था। तो फिर क्या हुआ? डेमोक्रेसी आ गई जिसके तहत इनको क्या मिले? इनके राइट्स मिले, द लिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद क्या हुआ? लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स अगर एक बंदा है जो कि क्या कर रहा है, एक फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, 5000 रुपीज़ क्या कर रहा है, ये इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में या फिर किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके एक बिज़नेस सेटअप होता है। तो ये कह रहा है कि इन केस अगर यहाँ पे कुछ लॉस हो गया तो इसको बस उतना ही लॉस होगा जो इसने इन्वेस्टमेंट की होगी, फर्दर ये किसी और चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। द लिमिटेड लायबिलिटी कॉपरेशन। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों पे स्ट्रेस कम पड़ गया। अब लोगों को पता था कि हमारे ऊपर खाली उतना ही है कि जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, हमें और कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करने लगी। जब इन्वेस्टमेंट राइज़ हो गई तो ऑब्वियस ही बात है, जो बिज़नेस या फिर फर्म है उसकी ग्रोथ हो गई, तो इकोनॉमी की डेवलपमेंट होने लगी। उसके बाद है पैटेंट राइट्स। पैटेंट राइट्स क्या होते हैं? पैटेंट राइट्स वो होते हैं जो इन्वेंटर्स को दिए जाते हैं। देखो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोई चीज़ इन्वेंट करता है तो ये जो उसकी इन्वेंशन है ये कुछ साल तक कोई भी और बंदा कॉपी करके नहीं बना पाएगा। मतलब उसको ये राइट नहीं है कि ये बनाए, वो इलीगल है। तो वो क्या करेगा, उसका फ़ायदा खाली इसी इंडिविजुअल होगा, यही खाली इसको प्रोड्यूस करेगा और मार्केट में सेल करेगा। पहले क्या होता था कि एक इंडिविजुअल अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस करता था, कोई नई चीज़ इन्वेंट करता था, उसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगा के, बहुत सारा टाइम लगा के, बहुत सारा पैसा लगा के उस चीज़ को वो क्या करता था, प्रोड्यूस करता था, इन्वेंट करता था एक नई टेक्नोलॉजी को। लेकिन क्या होता था कि कुछ दिनों में दूसरे इंडिविजुअल्स थे, वो भी क्या करते थे, इसको कॉपी करके सेम उसी टाइप का प्रोडक्ट बना के मार्केट में उसी प्राइस पे सेल करने लग जाते थे। फिर इसको उतना फ़ायदा नहीं होता था, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, रोल बना दिया, पेटेंट राइट्स बना दिए, जिसमें क्या था कि अब कोई भी इंडिविजुअल एक प्रॉपर टाइम पीरियड तक किसी और की इन्वेंशन को कॉपी नहीं कर पाएगा। इससे इन्वेंटर्स को पता चल गया कि अब हमें पेटेंट राइट्स मिल चुके हैं, अब हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो उन्होंने और ज़्यादा इन्वेंशंस करना शुरू कर दिए और डिफरेंट टाइप्स के जो गुड्स थे वो उन्होंने इन्वेंट किए। और इसी तरह जो डिफरेंट इंडिविजुअल थे सोसाइटी के, उनमें भी ये चीज़ आ गई कि हम भी इन्वेंशन करेंगे और उसका फ़ायदा हमें भी मिलेगा। तो इन्वेंशन राइज होने लगी। उसके बाद मैंडेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द बेसिक बोन ऑफ अ इकोनॉमी। अगर हम बात करें इन्वेंशन की तो वो बगैर एजुकेशन के पॉसिबल ही नहीं हो सकती, इसीलिए प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया। इन सब रिफॉर्म्स के तहत अगर ये रिफॉर्म्स पहले आ गए होते तो ये जो 250 ईयर्स में हो चुका है ये पहले भी हो सकता था, लेकिन
पहले ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स थे उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, डेमोक्रेसी एक्टिवली पार्टिसिपेट वहाँ पे लोग नहीं कर रहे थे। उसके बाद पेटेंट राइट्स नहीं दिए थे, इसमें लोग अपना पैसा खर्च ही नहीं करते थे, इन्वेंशंस करते ही नहीं थे क्योंकि उनको पता था कि उनको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये सब काज थे 250 ईयर्स में जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है उसके। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज़ नॉट द बॉल ऑफ लिमिटेड पूल ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि इकोनॉमिक्स खाली लिमिटेड पूल ऑफ रिसोर्सेज, खाली लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस नहीं करता है, ये खाली स्कार्स रिसोर्स को कंसिडर नहीं करता है, जब बल्कि ये और चीज़ों को भी कंसिडर करता है। जैसे इन केस अगर हम स्कार्स रिसोर्स की बात करें, अगर हम इनकी प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा उसके बदले में, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा हमारी लिविंग स्टैंडर्ड में। उसकी वजह से क्या होगा, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड जब इम्प्रूव हो जाएंगे तो पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी, पॉवर्टी में रिडक्शन हो जाएगी और बहुत सारे सोशल इश्यूज़ जो होंगे वो क्लियर हो सकते हैं, जो कि पॉवर्टी का काज होते हैं। जैसे थेफ्ट, लोग चुराते हैं चीज़ों को, वो क्यों चुराते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा कम होता है, वो पुअर होते हैं। अगर उनके पास इनफ होगा तो वो किसी और की चीज़ क्यों चुराएंगे। तो ये क्या करता है कि बहुत सारी जो सोसाइटी के इश्यूज़ हैं उनको भी केयर करता है। उसके बाद रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी, माल न्यूट्रिशन, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। अगर लोगों के पास जो रिसोर्स होंगे वो प्रॉपरली अरेंज होंगे, इन अ प्रॉपर ऑर्डर होंगे, वो क्या करेंगे कि उनसे मैक्सिमम जनरेट कर सकेंगे, मैक्सिमम इनकम जनरेट कर सकेंगे, तो उसके रिज़ल्ट में वो प्रॉपर हेल्थ कंडीशंस को अफोर्ड कर सकेंगे। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी को रिडक्ट किया जा सकता है, माल न्यूट्रिशन को कम किया जा सकता है, इलिटरेसी को ख़त्म किया जा सकता है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जा सकता है। उसके बाद ये बात करता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो लर्न करती हैं फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ डेवलप्ड नेशंस रिलेटेड टू काजिंग मास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब जब डेवलप्ड कंट्रीज़ तो पहले से ही, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में ये पहले ही से इकोनॉमिक ग्रोथ कर चुकी हैं। तो इन इकोनॉमिक्स की हेल्प से जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो ये बात जानती हैं कि उन्होंने क्या मिस्टेक की थी जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में क्या हुए, इतनी सारी डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं, इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रही है, तो वो मिस्टेक हम ना करें। और ये इकोनॉमिक्स की हेल्प से ही पॉसिबल हो सकता है। देन प्रिवेंट रिसोर्स डिप्लीशन। रिसोर्स डिप्लीशन मीन्स अगर हम रिसोर्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए और वो ख़त्म हो गया, उसको पर्टिकुलर वे में अरेंज नहीं कर पाए। जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो कोल माइंस हैं वहाँ पे क्या हो रहा है कि उतने ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहे जो हमारे रिसोर्स हैं, जितना जल्दी वो ख़त्म किए जा रहे हैं। वहाँ से कोल्स जो है वो ख़त्म होता जा रहा है और हमारे जो और रिसोर्सेज हैं, अंडरग्राउंड रिसोर्सेज हैं, वो हम इतना ज़्यादा तेज़ी से यूज़ करते जा रहे हैं कि उनकी फॉर्मेशन में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन हम पर डे उसकी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि वो इन नियर फ्यूचर वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है कि इस प्रॉब्लम को डील करने में मदद करता है। देन द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ द बेनिफिट फॉर यू टू वॉच दिस वीडियो। मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इसका क्या यूज़ है। फर्स्टली ये कि आपको पता चल जाएगा जो इकोनॉमिक्स है वो फंक्शन कैसे कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है। दूसरा, आपको पता चल जाएगा कि हम राइट और रॉन्ग में डिफरेंस पता चल जाएगा कि आप सही डिसीजंस कैसे ले सकते हो और गलत डिसीजन कैसे लेते हो, और आप जो सही और गलत है उसके दरमियान फ़र्क करना सीख जाओगे। और ये इकोनॉमिक्स डिसीजन की बात हो रही है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स दैट एवरीवन मस्ट नो। बेसिक इंग्रेडिएंट्स मतलब जिनको मिला के, जिनको कंबाइन करके जो हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है वो वजूद में आया, जो बना। पहला है स्कार्सिटी, ये तो आपने पढ़ा, ये बुनियाद है इकोनॉमिक्स की। इट इज़ नोन एज द मदर ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कार्सिटी इज़ द मदर ऑफ इकोनॉमिक्स। वैन एवर यू इन फ्यूचर अगर आपसे कोई पूछेगा कि who is the mother of economics, you will say scarcity is the mother of economics. And who is the father of economics? That is Adam Smith. Okay, this is new point here.
यू कांट हैव अनलिमिटेड इनकम टू स्पेंड और अनलिमिटेड टाइम टू स्पेंड। मतलब ये बात कह रहा है कि जो स्कार्सिटी है वो जो है, आपके पास कभी भी अनलिमिटेड इनकम नहीं हो सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना हो जाओ, कि आपके पास अनलिमिटेड इनकम हो। क्योंकि हमने पढ़ा कि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, हमारी इनकम कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। उसके बाद हमारे पास अनलिमिटेड टाइम भी नहीं हो सकता खेलने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सुबह 6 बजे स्टार्ट करें, रात को 6 बजे तक खेलते रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है खेलने के लिए। और भी काम होते हैं, स्टडी करना होता है और मूवीज़ वॉच करनी होती हैं, ठीक है, एसेट्रा एंड एसेट्रा। उसके बाद रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस मीन्स यू कैन स्पेंड टाइम टू वॉच दिस वीडियो। आप इसके बहुत सारे यूज़ हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, रिसोर्सेज खाली अनलिमिटेड नहीं हैं, बल्कि उनके डिफरेंट यूजेस हैं। जैसे आप वाटर को यूज़ कर सकते हो ना अलग अलग चीज़ों में, हर चीज़ में इनफैक्ट वाटर तो यूज़ होता ही है। तो आप क्या करते हो कि जो इनकम है, जो टाइम है, टाइम इज़ आल्सो अ रिसोर्स, तो उसको स्पेंड कर सकते हो वीडियो देखने में, इस वीडियो को वॉच करने में, या फिर आप बाहर जाके खेल सकते हो। इस टाइम के भी अल्टरनेट यूज़ हैं। अब उसको कैसे यूज़ करना है वो आपको डिसाइड करना है। सिमिलरली यू कैन स्पेंड ऑल योर इनकम ऑन द क्लॉथ्स एंड स्वीट्स। मतलब आप पूरी इनकम को क्लॉथ्स पे और स्वीट्स पे भी खर्च कर सकते हो, लेकिन आप क्या करोगे, इसको रेशनली मतलब अक्लमंदी से खर्च करोगे। और अक्लमंदी से खर्च कैसे करोगे, आप पूरे क्लॉथिंग पे खर्च कर दोगे? नहीं, हम क्लॉथिंग पे खर्च करेंगे, हम फूड पे खर्च करेंगे, हम लेजर मतलब कि अगर हम पिकनिक वगैरह पे जाएं या फिर और कोई एन्जॉयमेंट एक्टिविटी करें उसको लेजर कहते हैं, ठीक है, वो जो हम अपने एन्जॉय के लिए करते हैं उसको लेजर कहते हैं। उसके अलावा हम कुछ सेव करके भी रखेंगे ताकि हम अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस से मीट कर सकें। अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस सच एज एक्सीडेंट्स एंड इलनेस, ये अनप्रिडिक्टेबल हैं। अगर उस टाइम पे हमारे पास उतना पैसा, उतना मनी अवेलेबल नहीं है, तो इट मीन्स कि हमने मैक्सिमाइज़ नहीं किया अपनी सेटिस्फेक्शन को। हमारे पास जो इनकम है हमने उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमने पढ़ा उनके अल्टरनेट यूज़ हैं, अलग अलग यूज़ हैं, तो हमें चूज़ करना है कि हमें वो कहाँ पे स्पेंड करना है। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर अल्टरनेटिव यूजेस यू मस्ट हैव टू डिसाइड वेयर टू स्पेंड एंड हाउ मच टू स्पेंड। कहाँ पे खर्च करना है और कितना खर्च करना है। एक पर्टिकुलर रिसोर्स को जो कम है हमारे पास, उसके अलग अलग यूजेस हैं, अल्टरनेट यूजेस हैं, तो उसको कहाँ पे यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है। Like a part of income on food and clothing, some of its part on leisure, and something must be saved for unpredictable situation like illness. And you have to distribute your time for different works: half an hour for watching movie, 1.5 hour for playing, 2 hours for studying, and 6 hours for sleeping, and etc. and so on. इसका मतलब ये कि हम डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके यूजेस के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे हमने खाली इनकम की और टाइम की बात की। उस तरह जितने भी स्कार्स रिसोर्स हैं हमें उनको ये देखना है कि किस जगह पे यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है। और ये हमें तभी पता चलेगा जब हमें इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली हो जाएगी। ट्रेड ऑफ। In simple words, trade-off means when you can choose only one thing from a given pair and you have to give up or trade up one thing to gain other. मतलब जब आपके पास 2 चॉइसेस हों, आप उसमें से खाली एक ही सिलेक्ट कर पाओ, उसको हम कहते हैं ट्रेड ऑफ। हमने दूसरे गुड को ट्रेड ऑफ कर दिया। एक फॉर एग्जांपल हमारे पास गुड एक्स है और गुड वाई है, हमने गुड एक्स को चूज़ किया और गुड वाई को क्या कर दिया, ट्रेड ऑफ कर दिया, इसको छोड़ दिया, इसको गिव अप कर दिया, क्योंकि हमने क्या लिया, गुड एक्स लिया। इसको हम कहते हैं ट्रेड ऑफ, जहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ चॉइसेस हों और हम उसमें से खाली एक को चूज़ कर सकें और दूसरे को क्या करें, ट्रेड ऑफ कर दें, गिव अप कर दें। यू कैन ईदर चूज़ लिफ्ट और स्टेयर्स। व्हेन यू आर चूजिंग लिफ्ट इट कॉस्ट यू ₹100 बट यू कैन सेव 20 मिनट्स। मतलब ये बात कर रहा है कि अगर आप किसी बिल्डिंग में जा रहे हो, वहाँ पे क्या है कि बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, आपको क्या करना है, या तो आप लिफ्ट ले लो और या फिर आप स्टेयर्स पे से जाओ। अगर आप लिफ्ट लोगे तो आपको ₹100 उसको पे करने पड़ेंगे वहाँ पे
पे करने पड़ेंगे। लेकिन आप क्या कर सकते हो, 20 मिनट्स अपने बचा सकते हो। अगर हम स्टेयर्स को चूज़ करेंगे, हम 100 रुपीज़ बचा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे तब, अपने 20 मिनट्स को वेस्ट करके उन स्टेयर से चढ़ के जाएंगे, ठीक है। देन वी कैन से दैट देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन टाइम एंड मनी। हम कह सकते हैं कि वहाँ पे टाइम और मनी के दरमियान क्या ट्रेड ऑफ, या तो हम टाइम बचा सकते हैं या फिर मनी बचा सकते हैं। जो रिच पीपल होंगे वो टाइम बचाएंगे और जो पुअर होंगे वो मनी बचाएंगे। ये होती है इकोनॉमिक्स चॉइस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द कॉस्ट यू पे फॉर चूजिंग समथिंग। मतलब ये कॉस्ट आपको तब पे करनी पड़ती है जब आपको चूज़ कर लो। जैसे आपने क्या किया, व्हेन यू चूज स्टेयर्स एट द टाइम यू लॉस्ट 20 मिनट्स। जब आपने स्टेयर्स को चूज़ किया तब आपने क्या खोया, 20 मिनट्स खो दिए ना। अगर आप लिफ्ट को चूज़ करते तो आप ये 20 मिनट्स सेव कर सकते थे। तो स्टेयर्स को चूज़ करने पे आपने ये 20 मिनट्स खो दिए। इसका मतलब कि ये क्या है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द कॉस्ट यू पे फॉर चूजिंग स्टेयर इज़ 20 मिनट्स। के स्टेयर्स को चूज़ करने की कॉस्ट क्या है, ₹100। कि अगर हम स्टेयर्स को चूज़ कर लेते, हाँ राइट, द कॉस्ट यू पे फॉर चूजिंग स्टेयर इज़, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात हो रही है। ये तो कॉस्ट है ना जो उसने पे की स्टेयर्स को चूज़ करने पे। अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो उसने क्या खोया, जिस बंदे ने स्टेयर चूज़ की उसने 20 मिनट्स खोए, और एंड सो ऑन, ठीक है। एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको बेटर पता चल जाएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। वी कैन से दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टेयर इज़ 20 मिनट्स। सिमिलरली इफ़ यू आर गेटिंग 10,000 फॉर ए जॉब, अगर आप क्या कर रहे हो कि अगर आप एक जॉब करोगे आपको 10,000 मिलेगा, एंड यू चूज स्टडिंग इंस्टेड ऑफ अ जॉब। तो आपने क्या कहा, नहीं मुझे 10,000 नहीं चाहिए, मुझे स्टडी करना है। तो उस टाइम आप स्टडी करने के लिए एक कॉस्ट पे कर रहे हो, और वो कॉस्ट कौन सी है, 10,000, ठीक है। जो कि हम छोड़ देते हैं ना, वो उसको कंसिडर करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। इन सिंपल अगर आप याद रखने के लिए इसको अंडरस्टैंड करो, तो हमने स्टडी के लिए कौन सी कॉस्ट पे की, 10,000 को छोड़ना पड़ा, तो हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी क्या हुई, 10,000 हुई। लेकिन अगर हम जॉब को चूज़ कर लेते, नहीं मैं जॉब करूँगा मुझे 10,000 मिलेगी, उस टाइम पे हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती, वो स्टडी और स्किल जो कि हमें मिलते, स्टडी एंड स्किल्स जो कि हमें स्टडीज़ में मिलते, नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है। तो जब हमने जॉब चूज़ की तब हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी क्या थी, स्टडी थी। स्टडी की कॉस्ट पे हम जॉब कर रहे हैं, स्टडी को छोड़ के हम जॉब कर रहे हैं। और जब हम स्टडी कर रहे थे उस टाइम हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, वो 10,000 जो कि हमें जॉब में मिलते। समझ आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट, कि जब हम एक चीज़ को चूज़ कर लेते हैं हमें क्या छोड़ना पड़ता है, किस चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है। हम कह सकते हैं कि एक चीज़ को चूज़ करने में हमने किस चीज़ की कुर्बानी दी, वो होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स मतलब अगर हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फॉर्म में एक मशीन है और उस पे हमने एक वर्कर को एम्प्लॉय किया, तो हमें क्या मिला, रिटर्न 4। पहले हमारे पास तो 0 था ना, वर्कर को एम्प्लॉय करने के बाद हमें 4 मिला, ठीक है। उसके बाद हमने एक और वर्कर को एम्प्लॉय किया, अब हमारे पास 2 वर्कर हो गए, तो उस पे हमें क्या मिला, 10 मिला। इट मीन्स कि अब हमें कितना और मिला, 10 - 4 = 6। पहले हमें 4 मिला था, फिर हमें रिटर्न कितना मिला, 6 का रिटर्न मिला। लेकिन नेक्स्ट अब हमने एक और वर्कर को एम्प्लॉय किया, हमारे पास 3 वर्कर्स हो गए, तो अब जो रिटर्न मिल रहा है हमें 10 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो हमारा जो रिटर्न है वो डिमिनिश होता जाता है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड हैं, रिसोर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। अगर ये मशीनरी ज़्यादा हो सकती तो हमें हाई रिटर्न मिल सकते थे, लेकिन ये जो मशीन है ये कांस्टेंट है, रिसोर्स हमारे पास कांस्टेंट है। उसकी वजह से शुरू में तो हमें 4 मिला, 0 से डायरेक्ट 4, मतलब हमें 4 एडिशनल मिला। देन हमें कितना एडिशनल मिला, 10 - 4 = 6 एडिशनल मिला। देन हमें 13 - 10 = 3। हम एडिशनल रिटर्न्स के बारे में देख रहे हैं, तो देखो हमारे पास जो रिटर्न्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। पहले ये बढ़ते हैं,
फिर ये कम होते जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने मशीन को प्रॉपरली यूज़ अप कर लिया। इसके बाद हम जितने मर्ज़ी बंदे हायर कर लेंगे, हमारे पास जो डिमिनिशिंग रिटर्न ही हमें मिलेगा, क्योंकि जो मशीन है वो फ़िक्स है। ये रिसोर्स लिमिटेड होने की वजह से होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स? द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच कंसिडर इंडिविजुअल फर्म और कंज्यूमर, जो कि इंडिविजुअल कंज्यूमर और फर्म की बात करता है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करता है। और उसके अपोजिट में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो एग्रीगेट कंसेप्ट है। वो सभी इंडिविजुअल, जितने भी सोसाइटी में, जितने भी एक इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स और फर्म्स होते हैं, उन सबको कंसिडर करता है और इट स्टडीज़ इकोनॉमीज एज अ होल। लेट्स हैव अ क्लोज लुक ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज़ यूटिलिटी? यूटिलिटी इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। देखो, अगर आपके पास कोई भी गुड या कमोडिटी है, उसके पास आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है, तभी वो आपके काम आ सकती है। अगर उसके पास वो पावर नहीं है तो मतलब वो आपकी किसी काम की नहीं है। जैसे कि ए पीस ऑफ वुड, ये आपके किसी काम का नहीं है, कोई भी इसको ऑन नहीं करना चाहता। आप रास्ते में देखते हो कहीं पे पीस ऑफ वुड होता है, कोई ये नहीं क्लेम करता कि मैं इसको घर ले जाऊंगा, क्योंकि इसकी यूटिलिटी नहीं है फ़िलहाल। तो फिर क्या होगा? अ पीस ऑफ वुड हैज़ नो यूटिलिटी अंटिल इट इज़ कन्वर्टेड इनटू चेयर। जब तक इसकी चेयर ना बन जाए, हम इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना चाहते, ठीक है। तो कंज्यूमर, द वन हु कंज्यूम्स और यूज़ अप यूटिलिटी। कंज्यूमर वो इंसान होता है जो कि इस यूटिलिटी को क्या करता है? यूज़ करता है, जो कि इसको ख़रीद के घर ले जाता है और इसकी यूटिलिटी को यूज़ करता है। और प्रोड्यूसर वो होता है द वन हु प्रोड्यूस यूटिलिटी, जो यूटिलिटी को प्रोड्यूस करता है, जो इस ब्लॉक को ले जाता है और इसके ऊपर प्रोडक्शन करने के बाद इसको एक चेयर की फॉर्म में लाता है, तो इसकी यूटिलिटी को इन्हेंस करता है। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? यूटिलिटी को प्रोड्यूस करता है, और जो कंज्यूमर होता है वो यूटिलिटी को कंज्यूम करता है। देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहाँ पे एक कंज्यूमर है और एक प्रोड्यूसर है, इस प्रोड्यूसर के पास उतना ही है जितना इसको चाहिए, और ये उतना ही लेना चाहता है जितना इसके पास है। तब क्या होगा? इसके पास एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं बच जाएगा और इसकी नीड भी पूरी हो जाएगी। अगर इसको ज़्यादा चाहिए, इसके पास उतना नहीं है, तो भी ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, किससे? सप्लाई से। अगर इसके पास ज़्यादा है, इसको उतना नहीं चाहिए, तो इसको तो नुकसान हो गया ना, इसने ज़्यादा बना दिया, अब ख़रीद ही नहीं रहे लोग, उनको कम चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी डिमांड से, तब भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो बेनिफिशियल सिचुएशन कौन सी है? जब इक्विलिब्रियम हो, यानी कि डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो। तो उस लेवल पे जो हमारी क्वांटिटी होती है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और जो हमारा प्राइस होता है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। उस लेवल पे जहाँ पे डिमांड हो इक्वल सप्लाई के, उस लेवल पे जो प्राइस होता है वो होता है इक्विलिब्रियम प्राइस, और उस लेवल पे जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी डिमांडेड होती है, वो क्या होती है? हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड। उतना ही उसको चाहिए जितना उसने प्रोड्यूस किया। अगर वो इतना प्रोड्यूस करेगा तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, अगर वो इतना कंज्यूम करेगा तो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये भी डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरह ही होता है कि अगर हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट किसी भी चीज़ की कंज्यूम करें तो हमारा सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन हो जाने लग जाता है। जैसे अगर हम कोई चॉकलेट कंज्यूम करते हैं तो इनिशियल लेवल पे हमें जितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है वो उतनी दूसरी बार कंज्यूम करने पे नहीं मिलती। और अगर हम कंटिन्यूसली उसको खाते ही जाएंगे, एक टाइम ये आएगा कि हमारे पास इतनी यूटिलिटी हमारी डिक्लाइन हो जाएगी कि वो नेगेटिव में चली जाएगी, उसको हम डिस यूटिलिटी कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको चॉकलेट कंज्यूम कर करके वॉमिट आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन करती रहती है, डिमिनिशिंग होती रहती है, और ये नेगेटिव भी हो सकती है। आप एग्जांपल से याद कर सकते हो जहाँ पे जो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर है उसने इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लिया कि उसकी यूटिलिटी डिक्लाइन हो के अब वो नेगेटिव में चली गई है। तो अब क्या कर रहा है? वो वॉमिट कर रहा है। वॉमिट का मतलब क्या है? जो यूटिलिटी मिली थी उसका भी नेगेटिव हो रहा है, अब उसका कोई भी यूज़ नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश हो के नेगेटिव पॉइंट तक भी पहुंच सकती है। ज़ीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, और ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन करती रहती है। अगर हम और कंज्यूम करेंगे इस सिचुएशन के बाद तो फर्दर हमें और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, मतलब और नेगेटिव, ठीक है। अ कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी
और सेटिस्फेक्शन, द प्रोड्यूसर वांट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ये कह रहा है जिस तरह एक कंज्यूमर जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करना चाहता है, उसी तरह प्रोड्यूसर क्या करना चाहता है, अपने प्रॉफिट को, फ़ायदे को ज़्यादा करना चाहता है। वो उसी प्राइस पे सेल करेगा जहाँ पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये कह रहे हैं सपोज़ देयर आर ओनली वन सेलर इन द मार्केट। अगर पूरी मार्केट में हमारे पास किसी प्रोडक्ट का एक ही सेलर है, मतलब और वो किसी के पास नहीं मिलता, खाली इसी बंदे के पास मिलता है, तो अब जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि किसी और से ख़रीदें, तो वो इससे हाईएस्ट प्राइस पे भी ख़रीदेंगे। तो इसकी मर्ज़ी है कि ये जितने मर्ज़ी प्राइस चार्ज कर ले, क्योंकि प्रोड्यूसर तो हमेशा अपने प्राइस को ज़्यादा करना चाहते हैं ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जितना प्राइस ज़्यादा होगा उतना उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्राइस चार्ज करेगा। और इस सिचुएशन को हम मोनोपोली कहते हैं, जहाँ पे खाली सिंगल सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सिंगल सेलर। ओके। When there are few numbers of producers and large numbers of consumers, then these firms can charge relatively lower price than monopoly. मतलब अब इस सिचुएशन में ओलिगोपोली इस सिचुएशन में क्या है, हमारे पास जो सेलर्स हैं वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, मतलब अभी भी उतने ज़्यादा नहीं हैं, या फिर 5 और 6 हैं सेलर्स। तो इस केस में भी वो क्या करेंगे, हायर प्राइस चार्ज करेंगे, लेकिन उतना चार्ज नहीं कर पाएंगे जितना एक मोनोपोली चार्ज करता है। इसको हम ओलिगोपोली कहते हैं। अगर वहाँ पे खाली 2 सेलर्स होंगे, 2 फर्म्स होंगे, तो हम उसको कहेंगे डिओपोली। हमें क्या पता चला, मोनोपोली सिंगल सेलर होता है जो कि बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है, क्योंकि उसके पास बायर्स काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। और ओलिगोपोली क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेलर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेलर्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ये भी हाई प्राइस चार्ज करते हैं, लेकिन अगर हम मोनोपोली के कंपैरिजन में देखा जाए तो ओलिगोपोली कम प्राइस चार्ज करता है। इट चार्ज लेस प्राइस रिलेटिव टू मोनोपोली। ओके। नेक्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन, अ सिचुएशन व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पे क्या होता है, बायर्स भी बहुत सारे होते हैं, सेलर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बायर्स हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस दैन सेलर्स हैव नो एनी कंट्रोल ओवर प्राइस। मतलब अगर ये बंदा इसको ज़्यादा प्राइस पे बेचेगा तो ये किसी और सेलर के पास चला जाएगा, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं। तो इसमें सेलर्स के पास कोई भी कंट्रोल नहीं होता प्राइस का, प्राइस चार्ज करने का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। कंप्लीट मार्केट में क्या होता है, एक ही प्राइस होता है। अगर ये सेलर जो है ये 1 रुपये भी एक्स्ट्रा चार्ज करेगा तो दूसरे सेलर से वो जो बायर है वो उस चीज़ को ख़रीद लेगा। तो इसमें क्या होता है कि सेलर के पास कोई भी पावर नहीं होती कि वो प्राइस को कंट्रोल कर सके या फिर प्राइस को चार्ज कर सके एक्स्ट्रा। देयर इज़ एलोकेटिव एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, एलोकेटिव और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है। एलोकेटिव एफिशिएंसी कहते हैं कि हम खाली वही गुड प्रोड्यूस करें जो कि कंज्यूमर ख़रीदे, कंज्यूमर डिसाइड टू कंज्यूम, जो कि वो ख़रीदना चाहता है। और दूसरा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के प्रोड्यूसिंग एट लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, जहाँ तक हो सके कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करो। मतलब अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, प्रोड्यूस करने में इतनी ज़्यादा पैसा लग जाएगा, तो इसमें सेलर का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हायर प्राइस तो वैसे भी वो चार्ज नहीं कर पा रहा। तो वो सब क्या चाहते हैं कि प्रोड्यूसिंग एट लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, जहाँ तक हो सके कम पैसा लगा के कोई चीज़ प्रोड्यूस की जाए। स्केल्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। लुक, मोनोपोली के पास बिल्कुल कम परफेक्ट कंपटीशन होता है, ये एक्सट्रीम केस है। बिल्कुल कम किसके पास होता है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली के पास, नेग्लिजिबल। ओलिगोपोली इन बिटवीन एंड परफेक्ट कंपटीशन हैज़ द हाईएस्ट परफेक्ट कंपटीशन। ओके। प्रॉपर्टी राइट आर द राइट्स टू ऑन द प्रॉपर्टी। योर हाउस इज़ योर प्रॉपर्टी, नन कैन डिनाई यू फ्रॉम लिविंग इट। प्रॉपर्टी राइट होता है कि राइट टू ऑन प्रॉपर्टी, मतलब अगर आपके पास कोई शॉप है तो आपके पास राइट है कि आप उसको ऑन करो, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है और वो किसी राइट के तहत है। कोई भी आपको उससे ये नहीं कह सकता कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते या फिर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है। और वो किसके अंडर है, प्रॉपर्टी राइट के अंडर है। नेक्स्ट इज़ मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर क्या होता है, देखो हमने पढ़ा था कुछ यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था।
व्हेन प्राइस यू पे और बेनिफिट यू गेट इज़ नॉट इक्वल्स टू द कॉस्ट, मतलब जब हमारा प्राइस या फिर जो हम पे करते हैं वो उसकी कॉस्ट के इक्वल नहीं होता। कभी उसकी जितनी कॉस्ट में लगा उससे ज़्यादा होता है, कभी उसकी कॉस्ट से कम होता है। ये मोनोपोली की केस में होता है, उसको प्रोड्यूस करने में उतना नहीं लगा होता जितना हमें पे करना पड़ जाता है। और ओलिगोपोली की केस में भी होता है कि उनकी प्रोडक्शन में इतना पैसा भी खर्च नहीं हुआ होता जितना हमें उनको पे करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस नहीं होता कॉस्ट के इक्वल। अगर आप आगे फर्दर क्लास में पढ़ोगे, प्राइस इज़ नॉट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, जितनी उनको कॉस्ट लग रही है प्राइस उसके इक्वल नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट फेलियर है, हमें ज़्यादा पे करना पड़े। उसके बाद अदर काजेज़ ऑफ मार्केट फेलियर कौन से होते हैं? असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। सिमेट्री क्या होता है? बराबरी, मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन बायर को है उतनी ही सेलर को होनी चाहिए, जितनी सेलर को है उतनी ही बायर को होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं सेलर हूँ, मुझे पता है कि कोई प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव है, वो ख़राब हो जाने वाला है, लेकिन फिर भी मैं उसको सेलर को सोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि बायर को सेल कर देती हूँ, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये ख़राब है। तो इसमें क्या हुआ? ये किस वजह से अराइज़ हुआ? एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से हुआ। और इसमें क्या हुआ? बायर ने मुझे ज़्यादा पे किया, वो डिफेक्ट प्रोडक्ट था उसके लिए भी उसने मुझे हाई प्राइस पे किया, तो इसमें क्या हुआ? मार्केट फेलियर हो गया। ठीक है। उसके बाद पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और उसको यूज़ करने से हम किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते। जैसे जो स्ट्रीट लाइट है, उसको वो लोग भी यूज़ करते हैं जो वहाँ उस जगह के नहीं हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह पे रहते हैं, हम टैक्सेस पे करते हैं, उसकी वजह से हम वहाँ की सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रहे होते हैं। अब कोई बाहर आउटसाइडर आता है, वो रात को आएगा, तो उसके लिए हम स्ट्रीट लाइट ऑफ थोड़ी ना कर देंगे कि ये जा रहा है, हमें क्या पता वो जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे जो रोड्स वगैरह होते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे, वो भी क्या होते हैं? फ्री राइडर सिचुएशन होती है, मतलब कोई भी ये बात क्लेम नहीं कर सकता कि इस रोड को आप यूज़ मत करो क्योंकि यहाँ के टैक्सेस हम पे कर रहे हैं। तो उस केस में ये क्या होता है? पब्लिक गुड्स के केस में मार्केट फेलियर होता है। जो बेनिफिट वो रिसीव कर रहे होते हैं उसकी कॉस्ट वो पे नहीं कर रहे होते, तो इस केस में क्या होता है? मार्केट फेलियर होता है। एक और एग्जांपल, हमारी कंट्री की डिफेंस, मतलब हमारी कंट्री की जो डिफेंस है वो किसकी प्रोटेक्शन कर रही है? हमारी कंट्री के लोगों की। लेकिन अगर कोई आउटसाइडर यहाँ आके रह रहा है तो उसको भी इनडायरेक्ट ये क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो हम उसको इस चीज़ से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये आउटसाइडर है, इसको प्रोटेक्शन मत प्रोवाइड करो। वो बॉर्डर पे प्रोटेक्ट करते हैं तो सबको प्रोटेक्ट करें, तो ये भी क्या है? एक तरह का पब्लिक गुड है। उसके बाद मॉरल हज़ार्ड होता है व्हेन पीपल आर रेकलेसली यूजिंग रिसोर्सेज एज सम अदर हैव टू बियर इट्स कॉस्ट, मतलब जब लोग रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करते जाते हैं, अच्छी तरह से यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि कोई और इसकी कीमत चुकाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंश्योरेंस लेते हो, आपको पता होगा कार इंश्योरेंस, अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया, फिर कुछ कार का डैमेज हो गया, तो आपको कंपनी क्या प्रोवाइड करती है? कंपनसेट करती है। उसका खर्चा कौन उठाती है? कंपनी उठाती है। अब अगर किसी ने इंश्योरेंस ले लिया, अब वो इसकी केयर ही नहीं करेगा कि उसकी कार को डैमेज होगा या फिर नहीं, वो रेकलेसली ड्राइव करेगा। और क्योंकि उसको पता होगा अगर उसकी कार में कोई भी डैमेज हुआ तो उसने पहले ही से इंश्योरेंस ख़रीदा हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो उसका पे करेगी, जो भी उसका नुकसान हुआ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो इस वजह से ये क्या होता है? मॉरल हज़ार्ड, जब कोई इस वजह से गलत तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करने लग जाए कि इसकी कॉस्ट कोई और पे करेगा। ठीक है, इसको कहते हैं मॉरल हज़ार्ड। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच होती है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ये पीपल के बिहेवियर के बारे में डिस्कस करती है। देखो, हमने पहले एज्यूम किया कि जो लोग होते हैं वो रेशनल होते हैं, हमेशा अक्लमंदी से जो अपने डिसीजन होते हैं वो लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, वो मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं कभी कभी सिचुएशंस को, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती, जैसे कि हमने एसिमेट्रिक ऑफ इन्फॉर्मेशन के में पढ़ा था। उसके बाद इरेशनल एक्सपेक्टेशन और एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन, ये होता है कि अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ गया तो इन्फ्लेशन हो गई। ठीक है, अब वो इसी चीज़ को कंसिडर करेंगे कि प्राइस और बढ़ता जाएगा। तो जो बायर होगा वो ये सोचेगा कि अब प्राइस और बढ़ने वाला है, लेकिन जो सेलर होगा वो भी ये सोचेगा कि अब प्राइस और बढ़ जाएगा। वो उसी हिसाब से और ज़्यादा प्रोड्यूस कर देगा चीज़ों को। लेकिन फिर क्या होगा? अगर प्राइस एकदम से फॉल हो गया तो ये जो सेलर होगा इसको तो नुकसान होगा ना, इसकी जो इतनी सारी प्रोडक्शन थी उसका इसको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्राइस ही
डाउन हो गया। तो ये क्या होता है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से होता है, सॉरी इरेशनल एक्सपेक्टेशन की वजह से होता है कि उन्होंने पास्ट के बेस पे एक अजम्पशन लगा ली, बल्कि उन्होंने ये नहीं देखा कि करंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं, आगे क्या होने वाला है, उन्होंने अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन लगा ली। और इसका अपोजिट क्या होता है, रेशनल एक्सपेक्टेशन, जिसमें हम पास्ट को भी देखते हैं और फ्यूचर को भी देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है। उसके बाद हेल्थ इकोनॉमिक्स। हेल्थ इकोनॉमिक्स कंसिडर करता है कि हाउ लिमिटेड हेल्थ केयर रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड एफिशिएंटली एंड इक्विटेबली टू इम्प्रूव हेल्थ, मतलब कैसे हम उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं और इक्विटेबली, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, बल्कि सोसाइटी एज अ होल उन सबको कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं और उनकी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने लिमिटेड हेल्थ केयर रिसोर्सेज से। मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्यूटिंग एग्रीगेटिव मेयर्स, क्योंकि ये एग्रीगेटिव लेवल पे इकोनॉमिक्स है ना, इसमें एग्रीगेटिव मेयर्स होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, नेशनल इनकम हुआ, तो ये इकोनॉमीज एज एन एग्रीगेट कंसेप्ट ये कंसिडर करती है और ये उन्हीं चीज़ों को उसी बेस पे कंसिडर करती है जो कि पूरी इकोनॉमिक्स के बेस पे होते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बेस पे। एट लास्ट हम ग्राफ्स की बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चे इस वजह से डर जाते हैं कि इकोनॉमिक्स में ग्राफ होते हैं, ग्राफ हमें नहीं आएंगे, बल्कि ये बहुत इजी है, आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए, फिर आपको ग्राफ ड्रा करना खुद आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हम क्या बात करें कि पहले किसी भी कमोडिटी का प्राइस 10 था, तब लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे थे ना, क्योंकि प्राइस कम था, तब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 30 थी। लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ गया, आधे लोगों ने उसको कंज्यूम करना छोड़ दिया, क्योंकि वो अब उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उनका प्राइस 20 होने पर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 15 हो गई। अब खाली कुछ ही लोग ख़रीद रहे, 15 ही कमोडिटीज़ उसकी बेची जा रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे रखा प्राइस। अब देखो, जब प्राइस 10 था तब कितनी कंजम्पशन हो रही थी, 30 है ना, ये 30। और जब प्राइस 20 हुआ तब कितनी कंजम्पशन हुई, 15। सॉरी, जब प्राइस 20 हुआ तब कितनी क्वांटिटी डिमांडेड हुई, 15। तो ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे 15। ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा ग्राफ। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा बन जाएगा ग्राफ बन जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो डिमांड कर्व बन जाएगी हमारी प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप। इसी तरह ये बहुत इजी था। अगर आप इकोनॉमिक्स के डिफरेंट कंसेप्ट्स को स्टडी करने के बाद उनके ग्राफ्स ड्रॉ करोगे तो वो बहुत सिंपल हो जाएगा और बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।